नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 27 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का गियर अचानक बदलता दिख रहा है। कांग्रेस को आज सैम अंकल ने फिर फंसा दिया। मैं सैम पित्रोदा की बात कर रहा हूं, जिनके नए बयान पर बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस ने फौरन इससे तौबा कर ली। बात इतनी बढ़ गई कि पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी में मायावती के एक फैसले ने राजनीतिक पंडितों को चकरा दिया है। सख्त सियासी फैसले के लिए जाने जाने वाली मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से क्यों हटाया, यह एक पहेली है। उन्होंने दिसंबर में आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन यह फैसला भी वापस ले लिया है। इसके साथ ही आपको बताऊंगा केजरीवाल की पार्टी के 1 लाख सियासी लड़ाके तैयार करने के दावे की इनसाइड स्टोरी, जिससे बीजेपी ने बेदम करार दिया है। लेकिन सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की मालामाल लड़ाई की करते हैं। पीएम मोदी ने आज बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। यह हमला लीक से हटकर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं तब से शहजादे अंबानी अदानी को गाली नहीं दे रहे। मोदी ने पूछा कि अंबानी अदानी से कितना माल उठाया और क्या सौदा हुआ है। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल ने पीएम से पूछा, यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? सीबीआई जांच के लिए भेजिए। अंबानी अडानी तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। जितने चरण हुए चुनाव के, उसमें प्रधानमंत्री जी को भी रिपोर्ट मिल गई होगी। जनता उब चुकी है। चुनाव प्रचार के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बुधवार को जैसा हमला बोला, कम से कम ऐसे शब्दों में इतने संगीन आरोप इससे पहले कभी नहीं लगाए थे। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो। पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पहले भी तीखे हमले बोले हैं, लेकिन आर पार के दौरान ऐसे शब्दों का पहले इस्तेमाल नहीं किया। कितना माल उठाया, बोरे में भर के रुपए मारे, टेम्पो भरकर नोटें पहुंची, ऐसे आरोपों में शब्दों की ऐसी तलखी पहली बार दिखी है। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी के हमले के ठीक बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का जबरदस्त पलटवार आया। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से खास बातचीत में प्रियंका ने पीएम मोदी को चुनौती तक दे डाली। हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है, उन्होंने किसको, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे आज किसको सौंप दी गई? ये एक बार कह दें, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। प्रियंका ने पीएम मोदी पर 10 साल के शासन के दौरान सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। ये सवाल भी किया कि उद्योगपतियों से दोस्ती पर अचानक इतनी सफाई क्यों? 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर करके आपने पाया है। प्रधानमंत्री जी अचानक इतनी सफाई क्यों देने लगे हैं?
लोग समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 5 किलो का एक राशन का बोरा पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सब कुछ दे देंगे। प्रियंका के पलटवार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान हैं। अब सवाल है कि उद्योगपतियों से दोस्ती पर वार पलटवार का ये अध्याय यहीं थम गया है या फिर ये सिलसिला आगे भी चलेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर आक्रामक हैं। राहुल गांधी के अंकल सैम आज फिर चर्चा में आ गए। वजह वही थी, विवादित बयान। इस बार सैम पित्रोदा भारत की विविधता पर बात कर रहे थे, लेकिन अपने विश्लेषण को ऐसा रंग दे दिया कि बीजेपी कांग्रेस पर भड़क गई। सैम पित्रोदा ने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन लगते हैं। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से तौबा कर ली और शाम होते होते पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. पहले विरासत टैक्स की बात और अब हिंदुस्तान के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी। सैम पित्रोदा जब भी बोलते हैं विरोधियों को मौका दे जाते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। अमेरिका से जब जब कांग्रेस की सत्यनारायण कथा सुनाई दी है, तब तब मोदी और पूरी बीजेपी इसी तरह कांग्रेस पर हमलावर हुई है। पार्टी के बड़े नेता ये समझ नहीं पाते कि वो कैसे सैम पित्रोदा को डिफेंड करें। प्रियंका गांधी ने इसे फिजूल की बात बताया और बेरोजगारी, महंगाई को असली मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि सैम पित्रोदा जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, बल्कि वो कहते कहते भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि उन्हें ही नहीं पता लगता कि उनकी बातों को लेकर हिंदुस्तान में कैसा बतंगड़ बन सकता है। सैम पित्रोदा का पूरा बयान सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की नजरों से ही भारत की विविधता का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को उनकी बात चुभ गई। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? अब ऐसा लग रहा है कि ये विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। सैम पित्रोदा के बयान से सिर्फ बीजेपी ही गुस्से में नहीं है, कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। कि सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं।
ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। सैम पित्रोदा की पहचान कांग्रेस के भीतर चाहे जैसी हो, लेकिन जमीन पर काम करने वाले कांग्रेस के ही कई नेताओं को सैम पित्रोदा की बातें रास नहीं आती हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 1 लाख चुनावी लड़ाकों वाली तैयारी ने सियासी गहमा गहमी बढ़ा दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने आज कहा कि वो 1 लाख लोगों को 23 मई तक संकल्प दिलवाकर तैयार करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बीजेपी को जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि जब केजरीवाल की खातिर तिहाड़ जेल के बाहर 1000 लोग नहीं दिखे तो 1 लाख लोग कहां से आएंगे। दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है मेगा प्लान। दिल्ली की सभी 7 सीटों को बीजेपी से छीनकर इंडिया गठबंधन के खेमे में लाने के मिशन के लिए पार्टी मैदान में 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज उतारने की तैयारी में है। एक लाख लोगों को हम 23 तक संकल्प दिला के तैयार करेंगे। ये 1 लाख लोग मिलकर के 25 मई को जनता को तैयार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और उस दिन लोगों को घरों से निकाल करके मतदान स्थल तक ले जाएंगे और इस जेल का जवाब वोट से देने की गारंटी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पहले से ही जेल का जवाब वोट से का अभियान शुरू कर रखा है और अब चुनावी रणनीति को नई आक्रामक धार दी जा रही है। उधर बीजेपी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान किया है। केजरीवाल जी पहली बार जेल नहीं गए। 2012 में भी अन्ना हजारे के साथ जेल गए थे, तब तो तिहाड़ जेल के बाहर की सड़क जो थी वो हजारों लोगों से फ्लडेड हो गई थी। अभी तो 1000 आदमी ना दिखाई पड़े थे। एक तरफ बूथ मैनेजमेंट के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो दूसरी ओर लीक से हटकर वो मुद्दे भी गरमाए जा रहे हैं जिनका असर दिल्ली की लाखों की आबादी पर है। ये मुद्दा कोरोना का संक्रमण रोकने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के खराब असर का है। मार्च 2021 के अंदर यूरोप के बड़े बड़े देशों ने इस वैक्सीन को बैन कर दिया था, मगर फिर भी कई देशों में, भारत में भी ये वैक्सीन लगाई जाती रही और 2021 के बाद तो करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। मेरा मानना ये है कि भारत सरकार को भी इस कंपनी के ऊपर दावा करना चाहिए और जो लोग इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव से मरे हैं उन सब के परिवारजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1,66,00,000 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया था। 1,43,00,000 लोगों ने दूसरा डोज लिया था। अगर प्रिकॉशन डोज की बात करें तो 18 से 59 साल के 23,37,000 लोगों ने ये डोज लिया और 60 साल से ज्यादा उम्र के 10,56,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये डोज लिया। साफ है कि ये मुद्दा लाखों लोगों की सेहत से जुड़ा है, इसलिए अब ये चुनावी मैदान में भी सरगर्म है। दिल्ली में अभी चुनाव प्रचार में 2 हफ्ते का वक्त बाकी है और इस दौरान मैदान में कई और मुद्दों की एंट्री तय है। देखिए, यूपी में अब चौथे दौर के प्रचार की आंधी चल रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 जनसभाएं की। प्रचार के मंच से सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के 400 पार वाले नारे को सुनकर ही विपक्षी चित्त हो चुके हैं, तो अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा कि जनता ने इस बार बीजेपी की दुल्हाई की पूरी तैयारी कर ली है। यूपी में चौथे दौर में 13 सीटों पर मतदान होना है। वोटिंग की तारीख 13 मई की है। यूपी की लड़ाई अब सीधे सीधे सफाया बनाम धुलाई तक आ गई है। जो झूठ के शहंशाह हैं
उनके खिलाफ मतदान कर करके उनका सफाया करने का काम करना। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में प्रचार की आंधी अब पहले से तेज हो चली है। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 3-3 जनसभाएं की। 2 जगहों पर तो दोनों नेता एक ही पिच पर बैटिंग करते दिखे। ये शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र था। इसके अलावा अखिलेश हरदोई भी गए तो सीएम योगी ने अकबरपुर की दूरी नापी। दोनों में जबरदस्त जुबानी संग्राम हुआ। मैं ये कह सकता हूं, हरदोई की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके धोने का काम करेगी। इस बार वोटों से धुलाई बहुत अच्छा करने वाले हैं हरदोई वाले। अब तो मैं इस बात को मान सकता हूं ना कि एटा में किसी गरीब की जमीन पर अब तो कब्जा नहीं होता होगा। गरीबों की जमीनों पर और ग्राम पंचायत की जमीन पर अब कोई ईंट का भट्टा नहीं खोल सकता है ना। अब तो विश्वास हो गया है ना। विरोधियों के नाम ऐसे ही ललकार से गूंज रहा है इस वक्त यूपी का कुरुक्षेत्र। जनता का भरोसा जीतने के लिए भविष्य की दुहाई दी जा रही तो इतिहास के पुराने पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जिन लोगों ने अपने स्वयं के पूर्वजों को जो धक्का देके बाहर करते हो, उन लोगों से विरासत के सम्मान की बात बेमानी है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास दोनों को एक साथ जोड़ करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, अकबरपुर और हरदोई में चौथे दौर में 13 मई को मतदान होना है। चौथे दौर के मतदान वाले इन लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन और बीजेपी ने इस वक्त पूरी ताकत झोंकी। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। पश्चिमी यूपी में मायावती ने ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जिन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन अब मायावती असली फैसले ले रही हैं जो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस बीच कल रात मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी की 2 अहम जिम्मेदारियों से किनारे कर दिया है। इनसे सवाल करना, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। वोट मांगने आए तो उसे वोट चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना। ये लोग आपके बच्चों को फिर मजदूर बनाना चाहते। तल्ख तेवर, ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। आक्रामक भाषण, विरोधियों पर सटीक हमला और न जाने क्या क्या। 4 महीने के भीतर ही आकाश आनंद ने यूपी की राजनीति में अपने नाम को आकाश जितना ऊपर उठा लिया था, लेकिन एक झटके में मायावती ने बीएसपी के उगते हुए इस सूरज को अस्त कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस कदम के बाद से ही यूपी की सियासत गरमाई है। किसी के पास भी इसका सीधा जवाब नहीं कि मायावती ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो भी तब जब आकाश आनंद नए युग के नए तौर तरीकों के जरिए पार्टी में जान फूंक रहे थे। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय दिख रहे थे और चुनावी भाषणों में विरोधियों पर हमला करते हुए पार्टी के पुराने वोट को जोड़ने की कोशिश में जुटे थे। कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए ये आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की। आकाश आनंद को लेकर चर्चाएं तो 10 दिन पहले से ही थी, क्योंकि 28 अप्रैल को उन्होंने सीतापुर में जो रैली की थी उसमें बीजेपी पर ऐसा हमला बोला कि थाने तक में केस दर्ज हो गया था।
आकाश आनंद की उस रैली के बाद मायावती के तेवर बदले बदले दिखाई दिए। सीतापुर के बाद 4 जगहों पर आकाश आनंद की रैली प्रस्तावित थी, लेकिन सभी रैलियों पर मायावती ने रोक लगा दी। आकाश आनंद सिर्फ चुनावी रैलियां भर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पार्टी को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। मायावती बेशक कहीं इंटरव्यू न देती हूँ, लेकिन आकाश आनंद इस मामले में बिल्कुल अलग थे। न सिर्फ अलग थे, बल्कि खुलकर बीजेपी को घेर रहे थे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी में है, सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में है। किसी का कहना कि हम सारी सीटें निकाल लेंगे एरोगेंट या इग्नोरेंस होगा। ग्राउंड पे उनको लोगों की बातें सुनने की जरूरत है। आकाश आनंद की पूरी कोशिश यही थी कि वो उस वोट बैंक को वापस अपने साथ जोड़े जो छिटक कर बीजेपी के साथ चला गया है। और जैसे ही मायावती ने उन पर लगाम लगाई, कई लोग हैरान रह गए। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। आकाश आनंद लंदन से पढ़कर आए हैं। 2017 में मायावती ही उन्हें एक रैली में लोगों के सामने लेकर आई थी। उन्हें पार्टी का भविष्य भी बताया गया, लोकसभा चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया गया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कई लोग यही मान रहे हैं कि बीजेपी पर तीखे हमले के चलते उन पर लगाम लगाई गई है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं। आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया। इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। 1.5 साल बाद, साल भर बाद बहन जी को यह आभास हो रहा है कि वो मैच्योर नहीं है। अगर मैच्योरिटी नहीं थी तो आपने उतारकारी बनाया क्यों? ये तो बहन जी अपनी इमेच्योरिटी का सर्टिफिकेट दे रही है। आकाश आनंद अब तक सोशल मीडिया पर किए गए मायावती के हर पोस्ट को रीट्वीट करते थे, लेकिन मायावती के इस फैसले पर वो खामोश है। यानी नाराजगी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के मन में भी है। बीएसपी के भीतर अगर पत्ता भी हिलता है तो वो बहन जी की मर्जी से हिलता है। किसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस मुद्दे पर कितना स्टैंड लेना है। और बड़ी बात यह है कि पार्टी की नीतियों को किस तरह से जनता के सामने रखना है, ये सब कुछ बहन जी तय करती हैं। कोई नई लकीर हो ही नहीं सकती है। लेकिन आकाश आनंद के बयान लगातार इशारा कर रहे थे कि वो एक नई लकीर खींच रहे हैं और जो बहन जी की खींची हुई लकीर से विपरीत दिशा में जा रही है, और यहीं पर आकाश से चूक हो गई। इन दिनों बिहार में तेजस्वी यादव का धर्म ज्ञान खूब वायरल है। दरअसल उन्होंने धर्म शास्त्र की परिभाषा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ धर्म की बात करते हैं, काम की बातों से उनका कोई वास्ता नहीं है। नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी। बिहार में अब तक 40 में से सिर्फ 14 सीटों पर ही वोटिंग हुई है और हर दूसरे दिन नए नए मुद्दे सामने आ रहे। लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग पर घिरी तो तेजस्वी यादव बीजेपी को धर्म शास्त्र पर खींच लाए। तो इन लोगों की करनी या कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। तो थोड़ा कर्म की बातें 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। जरा सोचिए, चुनाव के बीच अगर नस्लीय टिप्पणी वाले बयान आएंगे तो क्या विरोधी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा नहीं मिल जाएगा? और आज हुआ भी वही। सैम पित्रोदा शायद अपने बयानों से बीजेपी पर बाउंसर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद ही हिट विकेट हो गए। भारत की विविधता को समझाने के लिए सैम पित्रोदा ने जो मिसाल पेश की है, उसने न सिर्फ विवाद खड़ा कर दिया, बल्कि कांग्रेस को उनके बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और 15 दिन के भीतर दूसरी बार है जब कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से पैदा हुए विवाद से निपटने में जुटी है और मोदी समेत पूरी बीजेपी ब्रिगेड ने पित्रोदा के बयान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए।
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम है सैम पित्रोदा। अमेरिका की जमीन पर बैठे पित्रोदा ने आखिर ऐसा क्या कहा है जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है? चलिए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम पित्रोदा का ये बयान जब सामने आया, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में चुनावी रैली कर रहे थे। जय तेलंगाना, जय श्री राम। आरक्षण से लेकर देश के विकास तक मोदी तमाम मुद्दों पर बोल रहे थे और रैली के दौरान ही मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। People in south look like Africa. विविधता में एकता को समझाने के लिए पित्रोदा ने दक्षिण भारत के लिए अफ्रीकी शब्द का इस्तेमाल किया था और इसी बात पर दक्षिण में मौजूद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथियों, मेरा सवाल है, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान के मायने समझाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के वक्त कांग्रेस के विरोध का जिक्र किया और विरोध की वजह को पित्रोदा का बयान बताया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में विविधता पर बयान दिया था। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. अपनी बात को पूरा करते हुए सैम पित्रोदा ने आखिर में ये जरूर कहा था कि भारत में विविधता है और हम सब भाई बहन हैं। लेकिन तब तक तो डैमेज हो चुका था और डैमेज ऐसा हुआ कि कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर सफाई देने सामने आई। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। प्रियंका गांधी ने तो सैम पित्रोदा के बयान को फिजूल करार दे दिया। पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे। लेकिन इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शक भी ये बात जानते हैं कि सैम पित्रोदा कोई साधारण शख्स नहीं है।
कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा का कद बहुत बड़ा है। कद कितना बड़ा है उसे इस बात से समझिए कि देश में जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए देश की नीतियां बनाने वालों में सैम पित्रोदा एक थे। सैम पित्रोदा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त हैं और राहुल गांधी के लिए पित्रोदा न सिर्फ अंकल सैम हैं बल्कि उनके सलाहकार भी रहे हैं। और आज राहुल पर हमला करने के लिए दोनों के बीच रिश्ते की इसी डोर का इस्तेमाल मोदी ने किया। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। पित्रोदा ने शॉट मारा लेकिन वो कैच आउट हो गए और अब पूरी बीजेपी ब्रिगेड इस बयान को भुनाने में जुटी है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। निशाने पर राहुल गांधी हैं क्योंकि सैम पित्रोदा सबसे ज्यादा करीबी राहुल के ही माने जाते हैं। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत की थी। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हुई थी और कांग्रेस ने बयान से किनारा कर लिया था। साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। उन्होंने जो बात कही है ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। यहाँ सवाल कांग्रेस से भी है। हर बार सैम पित्रोदा कोई ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे कांग्रेस सहमत नहीं होती। इसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे सफाई देने आते हैं और किनारा कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या सैम पित्रोदा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई क्षेत्रीय नेता तो है नहीं। और अगर उनके बयान से पार्टी की छवि को धक्का लगता है तो क्या कोई चेतावनी जारी की जाती है, या फिर ये एक रिवाज बन गया है कि पित्रोदा कुछ कहेंगे और कांग्रेस आकर उनके बयान से पल्ला झाड़ लेगी? ये तमाम सवाल देश के मन में चल ही रहे थे कि शाम के 7 बजे खबर आई कि सैम पित्रोदा ने स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। चुनाव क्या है? वायदों, बयानों और हिसाब किताब का एक युद्ध है। चुनावी मिसाल बयानों से ही वार पलटवार होता है और एक बयान पूरे चुनाव की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है। सैम पित्रोदा का नस्लीय टिप्पणी वाला यह बयान उस वक्त आया है जब दक्षिण भारत की 42 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान होने वाला है। बयान को कांग्रेस के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसमें बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
प्रधानमंत्री मोदी की ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तेलंगाना के राजेश्वर स्वामी मंदिर की तस्वीर है, जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को भगवान शिव को समर्पित राजेश्वर मंदिर में पूजा पाठ पूरा किया। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण का हिस्सा है। वो मिशन जिसके जरिए मोदी दक्षिण को जीतकर बीजेपी को 400 के पार ले जाना चाहते हैं। देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मोदी के मिशन दक्षिण में पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को हाथ में मुद्दा दे दिया है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। बीजेपी पित्रोदा के बयान को दक्षिण भारतीय और देश के अपमान से जोड़ रही है, और ऐसा उस वक्त हो रहा है जब चौथे चरण के लिए 13 मई को आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों को मिलाकर कुल 42 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तय है कि वोटिंग तक बीजेपी पित्रोदा के दिए बयान को लोगों के बीच जिंदा रखेगी। और सिर्फ दक्षिण ही नहीं, जिस पूर्वी भारत के साथ पित्रोदा ने चाइनीज शब्द का इस्तेमाल किया है, वहां भी चौथे चरण में 21 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको आसामी जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है, कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं दिखता है। चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव। राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है, उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका दृष्टि है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही गलत है। वैसे ये बात भी कम रोचक नहीं है कि इतने बड़े लोकसभा चुनाव में सैम पित्रोदा के पास न तो चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी है, न ही वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने वाली टीम में शामिल है, और न ही चुनाव की रणनीति से जुड़ा कोई फैसला लेने में उनकी कोई भूमिका है। और जो कांग्रेस पित्रोदा को कहीं शामिल नहीं कर रही है, उस पार्टी के बड़े बड़े नेता सारा काम छोड़कर बयान पर सफाई देने में जुट जाते हैं। और यह हाल 3 चरण के चुनाव के बाद है। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है, यानी पित्रोदा पुराण में कोई नया अध्याय खुल सकता है। हालांकि अब उन्होंने कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।